डियर, यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जो भी लोग हैं बिहार नर्स की वेट कर रहे हैं कि कब बहाली आएगी कब बहाली आएगी, तो बहाली तो आज नहीं तो कल आना ही है और बहुत जल्दी ही आना है। बट उससे पहले मैं आप सभी के लिए क्यूज ला रहा हूँ, ठीक है। आप प्रतिदिन दोपहर 2 बजे क्यूज को देख सकते हो और 30 क्वेश्चन में से आप खुद को देख सकते हैं कि इस 30 में से कितना जो है सही कर पा रहे हैं या कितना जो है आपसे हो पा रहा है। अगर इस 30 से अगर आप 20 से कम आप जाते हैं, मतलब आपको अभी पढ़ने की बहुत ज़रूरी है। आपको पता है बहुत जल्दी मैं सिलेबस भी लाऊंगा स्टाफ नर्स बिहार के लिए, क्योंकि नियमावली चेंज हो चुका है। तो आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम से सारे चीज़ अब होंगे। तो आज का 8वां वीडियो क्यूज के तौर पर आ चुका है। आप मेरे द्वारा दिए गए आंसर से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें और खुद से आंसर जो है दिमाग में सोचे। सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो आप लोग देखिए कि कितना गलत कर पा रहे हैं कितना सही कर पा रहे हैं। और अगर आप 20 से कम आप जवाब दे रहे हैं, मतलब आपको अभी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक मैं आप सभी के बीच में क्यूज करा रहा हूं और आप लोग प्रतिदिन कभी भी 2 बजे डलता है डेली, लेकिन कभी भी आके आप इससे जो है क्यूज को लगा सकते हो, ठीक है। चलिए करते हैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि एस्फेक्सिया के रोगी को दिए जाने वाला प्राथमिक उपचार क्या है। एस्फेक्सिया कहा जाए तो श्वसन में अवरोध होना, श्वसन कष्ट होना। तो जब किसी मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो, कष्ट हो, तो अवरोध हो, तो उससे फर्स्ट एड क्या देंगे, सबसे प्राथमिक उपचार क्या कर सकते हैं। गर्दन के आसपास के कपड़ों को ढीला कर दे, क्या ये करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए। एयरवे मतलब जो वायु मार्ग होता है उसको खुला रखने के लिए रोगी को ललाट फोरहेड को थोड़ा पीछे की ओर तथा टूढ़ी चिन्ह को थोड़ा नीचे की ओर घुमाए, क्या ये करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मुख से मुख विधि द्वारा श्वसन दे, ठीक है। और उपरोक्त में से सभी। तो देखिए एक मरीज को अगर श्वसन में कष्ट हो तो उसे आप फर्स्ट एड में तीनों चीज़ें कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ओके, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से कि पानी में डूबने पर रोगी को क्या प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड दी जाती है। मान गए कोई मरीज है पानी में डूब गया, तो आप उसे कैसे बचाएंगे? प्राथमिक उपचार तो ही ना होगा कि आप उसे कैसे बचाएंगे, ठीक है। सर्वप्रथम पीड़ित को पानी से बाहर निकाले, तो बिल्कुल सबसे पहले पानी से बाहर ही निकालेंगे। शरीर से पानी बाहर निकालने के लिए उपयुक्त उपाय करें, बिल्कुल शरीर से, चूँकि जो डूबता रहता है तो वह पानी भी जो है उसके मुंह के द्वारा अंदर चला जाता है, तो उसके शरीर से पानी निकालने के लिए उपयुक्त तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यदि रोगी को सांस लेने में तकलीफ हो तो मुख से मुख विधि द्वारा कृत्रिम ऑक्सीजन प्रदान करें। मुख से मुख कहने का मतलब होता है कि अपने मुंह से जो है फूंक करे उसके मुंह में ताकि उसे ऑक्सीजन मिले, ठीक है। और रोगी को सांस लेने में तकलीफ हो भी सकता है क्योंकि वह पेट फूला रहेगा, पानी उसका भरा रहेगा, पानी पी लिया रहेगा, तो उसको सांस लेने में तकलीफ हो भी सकती है। तो इसलिए हम सभी चीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा प्रश्न यहाँ पे समाप्त। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कह रहा है डूबने के मरीज के शरीर से पानी बाहर निकालने के लिए कौन सी पोजीशन जो है प्रदान की जाती है। मान गए एक मरीज है, ठीक है, उसको शरीर से बाहर पानी निकालना है, तो उसको कौन सा पोजीशन देंगे? पेट के बल सिर एक तरफ करके, पीठ के बल सिर एक तरफ करके, बाईं करवट करके, दाईं करवट करके। तो देखिए कोई भी अगर डूब रहा हो उसको निकाले और निकालने के तुरंत बाद जो है उसको पेट के बल लिटा देना चाहिए, ठीक है। पेट के बल लिटा देकर और सिर को एक तरफ कर देना चाहिए ताकि जो भी पानी है वह जो है बाहर निकल सके, ठीक है। तो ऑप्शन अपना ए सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट एड से। फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली रोलर बैंडेज, ठीक है, का उपयोग क्या किया जाता है, ठीक है ना। जो रोलर बैंडेज होता है उसका इस्तेमाल फर्स्ट एड बॉक्स में किस लिए की जाती है? टूटी हुई हड्डी को सहारा देने के लिए, रोगी को अच्छी तरह से परीक्षण करने के लिए, घाव को कवर करने एवं बांधने ड्रेसिंग के लिए, व्यर्थ सामग्री को एकत्रित करने के लिए। तो देखिए जो रोलर बैंडेज पट्टी होता है व्यर्थ सामग्री को एकत्रित करने के लिए, ये तो गलत हो जाएगा। रोगी को अच्छी तरह से परीक्षण करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। बचता है अपना टूटी हुई हड्डी और घाव को ड्रेसिंग के लिए। तो रोलर बैंडेज का इस्तेमाल जो है आपको घाव को कवर करने के लिए की जाती है, न कि टूटी हुई जो है हड्डियों को सहारा देने के लिए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। पांचवा है प्रोन स्थिति। प्रोन स्थिति मतलब क्या होता है?
पेट के बल लेटना, ठीक है ना। तो प्रोन पोजीशन के बारे में क्या सही है, रोगी पीठ के बल लेटा रहता है, रोगी बाईं करवट लेटा रहता है, रोगी पेट के बल लेटा रहता है, रोगी दाईं करवट लेटा रहता है। तो क्या राइट आंसर होगा? तो माय डियर 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेट के बल लेटना, ठीक है। आगे है, एक रोगी को डायूरेटिक किस स्थिति में दी जाती है, मतलब कहने का मतलब है एक मरीज है उसको हम डायूरेटिक ड्रग कब कब दे सकते हैं, किन किन कंडीशन में दे सकते हैं, हाइपरटेंशन में, कार्डियक फेलुअर में, सूजन में, उपरोक्त सभी में। तो देखिए एक मरीज है, अगर मरीज के उच्च रक्तचाप बहुत ज़्यादा, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसमें भी आप दे सकते हैं। कार्डियक अगर फेलू हो रहा है, कार्डियक फेलुअर, तो उसमें भी दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा है सूजन में। तीनों कंडीशन में होता यह है कि बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड को बाहर निकालना होता है, और डायूरेटिक वही काम करता है कि आपके शरीर में तरल पदार्थ अगर ज़्यादा है तो उसको कम करता है, उसको मूत्र के द्वारा निकाल देता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी कमता है, और कार्डियक अगर फेल हो रहा है उसके कारण तो उसमें भी राहत देता है, और सूजन को भी कम करता है। इसलिए अपना ऑप्शन डी सही है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे, जब इंजेक्शन को सीधे बोन मैरो में लगाया जाता है तो इसे कौन सा इंजेक्शन कहते हैं। देखिए जब बोन मैरो होता है अस्थि मज्जा, तो मान गए बोन मैरो में इंजेक्शन अगर इंजेक्ट करना है तो वह कौन सी जो है विधि हो जाएगी, ठीक है। इंट्रा कार्डियक होगा, इंट्रा आर्ट्रियल होगा, इंट्रा ऑसियस होगा, या इंट्रा स्पाइनल होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, स्पाइनल में लगाए जाने वाले इंजेक्शन को इंट्रा स्पाइनल कहा जाता है, हड्डी में लगाए जाने वाले को इंट्रा ऑसियस कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए इंट्रा जो कार्डियक होता है या हार्ट में लगाया जाता है, समझ गए, तो ये आपका होता है। बाकी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इंट्रा ऑसियस। समझ गए चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, जब इंजेक्शन सीधे ही हृदय पेशियों में लगाया जाता है तो इसे कौन से इंजेक्शन कहते हैं, मतलब जब इंजेक्शन को सीधे हार्ट के पेशी में यानी हृदय के पेशी में लगाया जाता है तो इसे कौन सा इंजेक्शन कहेंगे। तो अभी मैंने बता दिया, राइट आंसर क्या होगा, इंट्रा स्पाइनल, इंट्रा ऑसियस, इंट्रा आर्टियल या इंट्रा कार्डियक। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, इंट्रा कार्डियक। नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। 9 है, एएम से जो है आप क्या समझते हैं, एएम, ठीक है ना। एएम मतलब क्या समझते हैं, एंटी मेरिडियन जो होता है, इससे आप लोग क्या समझते हैं, दोपहर पूर्व, यदि आपातकाल में आवश्यक हो, कल सुबह, आज रात। तो देखिए एएम जो होता है यह हम लोग एएम और पीएम जो कहते हैं, तो एएम बेसिकली सुबह का समय होता है, ठीक है। तो सुबह का समय इसमें कौन है, कल सुबह, ये तो गलत हो जाएगा, आज रात गलत, आपातकाल गलत। तो दोपहर से पूर्व, आफ्टरनून से पहले जो कुछ समय होता है वो तो सुबह का ही समय होता है, तो वह एम, ऑप्शन ए सही होगा। ओके, क्वेश्चन ऑप्शन घुमा दिया है, सीधा सुबह नहीं दिया है, ठीक है, सीधा सुबह नहीं दिया है, दोपहर से पूर्व दिया है, तो आपका राइट आंसर दोपहर से पूर्व तो सुबह का ही होता है ना, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट आप लोग पढ़े होंगे, तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को जनरल एनेस्थेसिया के नाम से भी जाना जाता है, जो लोकल अप्लाई किया जाता है, जैसे हम लोग कैथेटर वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना, या स्किन के थोड़ा सा एरिया में, किसी एरिया में सूनपन पैदा करना हो तो स्किन पर लगा देते हैं, समझ गए। या फिर आपको मैं बता दूं, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाना हो तो उसमें भी जो है हम जो जेल का उपयोग करते हैं वह लोकल एनेस्थेसिया ही होता है, समझ गए। तो लोकल एनेस्थेसिया का जनरली बहुत सारे उपयोग में इस्तेमाल की जाती है लुब्रिकेंट के तौर पे। तो मैं बता दूं, लोकल एनेस्थेसिया लिडोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन एंड सभी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैक्सिमम केस में अगर केन वाला मामला आएगा ना, लास्ट में केन वाला मामला आएगा और लोकल एनेस्थेसिया या जनरल एनेस्थेसिया पूछेगा, तो जितना भी लास्ट में केन वाला होगा सब जो है लोकल एनेस्थेसिया में आएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी अपना सही है, ठीक है। लिडोकोन तो काफ़ी प्रचलित है, आप लोग को पता ही है, समझ गए। अगला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिक्स आइटिस। आप लोग पढ़े होंगे जीएनएम या बीएससी नर्सिंग में, या फिर बहुत सारे जो है आप लोग को पता है,
या फिर जो एएनएम है, एएनएम जो की हुई है उनको भी जो है पढ़ना है इन्फ्लामेशन के बारे में, यानी इन्फ्लामेशन के बारे में एएनएम में भी पढ़ना है, ठीक है, जीएनएम में भी पढ़ना है अपना, और बीएससी नर्सिंग में भी पढ़ना है, यानी इन्फ्लामेशन के बारे में हर नर्सिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल सब में पढ़ना है, ठीक है ना। तो सब लोग ये समझ रहे होंगे आइटिस का मतलब, ठीक है ना। आइटिस का मतलब, ये आइटिस हम लोग सफिक्स के रूप में, यानी एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाला और सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला, और यह फिक्स होता है, ठीक है ना। अगर किसी के पहले लग गया तो वह उसको अवस्था में चेंज कर देगा, बाद में लग गया तो उसकी अवस्था में चेंज कर देगा। तो यह सफिक्स आइटिस जो होता है यह किससे डिनोट करता है, इन्फ्लामेशन को, एक्सेसिव फ्लू को, या फिर एक्सेसिव डिस्चार्ज को, या रिमूवल को। तो जो ये सफिक्स में आइटिस जो लगाते हैं ना, किसी भी चीज़ के पीछे आइटिस, ITIS देख लीजिएगा, समझ जाइएगा कि वह इन्फ्लामेशन है। समझ गए। चलिए 12 नंबर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिक्स रेजिया। समझ गए क्या चीज़, रेजिया। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, चीज़ें देख लीजिए। सफिक्स में जो होता है वह आपका रेजिया, जैसे जैसे डिसमोनेरेजिया, ठीक है ना, हेमरोजिया, तो इस टाइप से। अब ये जो रेजिया होता है, हेमरेज हो गया या डिसमोनेरेजिया हो गया, समझ गए। तो बहुत सारे जो है आपके ये मोनेरेजिया वाला भी आता है जो लास्ट में आप लोग को लगा रहेगा। तो यह बताएगा इन्फ्लामेशन को, एक्सेसिव फ्लो को, या एक्सेसिव डिस्चार्ज को, या रिमूवल को। तो मैं बता दूं, रेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव फ्लो, ठीक है, एक्सेसिव फ्लो या फिर एक्सेसिव डिस्चार्ज, दोनों होता है, ठीक है ना। तो अपना राइट आंसर कोई एक ही चुनना है, तो एक्सेसिव फ्लो, और अगर ऑप्शन में या करके फ्लो भी दिया है तो वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर, एस्टाइटिस से आप क्या समझते हैं। देखिए एस्टाइटिस से क्या समझते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ स्कॉफलेडिज, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्री फ्लूइड एंड पेरिटोनियम, इन्फ्लामेशन ऑफ कोलन, इनलार्जमेंट ऑफ प्लूरल एंड पेरिटोनियल कैविटी। मैं बता दूं, एसाइटिस जो होता है पेट में, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड, पानी भरने को, तरल भरने को कहते हैं। समझ देखते होइएगा अक्सर हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके पेट फूला हुआ होता है, उनके पेट या पेरिटोनियल कैविटी में पानी तरल भरा होता है, जिनके कारण उनको समस्या होता है, ठीक है ना। तो एसाइटिस के कारण व्यक्ति एसाइटिस से क्या समझते हैं, तो मैंने अभी बता दिया कि एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्री फ्लूइड इन पेरिटोनियम कैविटी। मैं बता दूं कि असमान रूप से तरल का कलेक्शन होता है पेरिटोनियम में, पेट के आसपास के एरिया में, तो उसी को एसाइटिस कहा जाता है। ओके, आगे है यहाँ पे देख लीजिए कि इनलार्जमेंट मतलब होता है बढ़ा हुआ। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंडीशन एसाइटिस की समस्या उत्पन्न कर सकती है। एसाइटिस मतलब पेट में तरल भरने को एसाइटिस कहते हैं, और यह समस्या जो है कौन सा कंडीशन उत्पन्न कर सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर, लीवर सिरोसिस, हाइपोनेट्रेमिया, ऑल ऑफ द एबव। तो मैं बता दूं कि जो है एसाइटिस की समस्या उत्पन्न कर सकती है कौन सी स्थिति, कौन सी स्थिति जो है एसाइटिस की समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो देखिए कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर, लीवर सिरोसिस, हाइपोप्रोटेनेमिया, यह सभी के सभी जो है, यह आपको मैं बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सब के सब जो है एसाइटिस उत्पन्न कर सकता है। समझ गए। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है लीवर जो है निर्जीव हो जाना, हार्ड हो जाना, काम न कर पाना, लीवर सिरोसिस होता है, ठीक है। 15 नंबर है, एबनॉर्मल डिस्टेंशन यानी असमान रूप से फैलाव, प्रोटोर्जन ऑफ अम्बिलिकल्स एंड डिस्पोनिया आदि किस डिजीज के लक्षण है। ए डिस्पोनिया मतलब होता है सांस लेने में कठिनाई होना। समझ गए। प्रोटर्जन ऑफ अम्बिलिकल्स, नाभि नाल का जो है प्रोटर्जन हो जाना, ठीक है। एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी आमाशय का फैलाव होना या बढ़ जाना। तो यह किस रोग का लक्षण है, तो पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, एसाइटिस एंड लंग्स कैंसर। तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो श्वसन में कष्ट हो, या पेट का फैलना हो, या फिर अम्बिलिकल्स में दबाव पड़ना हो, यह सब के सब लक्षण जो है एसाइटिस में हो सकता है। क्योंकि एसाइटिस में आपके पेट के एरिया में
फ्री रूप से जो है फ्लूइड भरा रहता है, तो फ्लूइड भरने से पेट में तनाव बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, अम्बिलिकल्स पर भी दबाव पड़ेंगे, नाभि पे, ठीक है ना। और साथ में यह आपके डायफ्राम को भी दबाव देगा, जिससे आपको फेफड़ा पर दबाव पड़ेगा, तो श्वसन में भी कठिनाई होगी। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे यहाँ पे बढ़ता हूँ माय डियर, देख लीजिए। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान निम्न में से कौन सा वेस्ट जो है ब्लू कलर के बीन में डाला जाता है। तो जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता है कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान निम्न में से कौन सा वेस्ट ब्लू कलर के बीन में डाला जाता है। देखिए, ब्लू कलर के बीन में हम लोग जो ड्राई वेस्ट होता है, सूखा कचरा, उसको भी डालते हैं। बट कभी कभी जो होता है ब्लू कलर वाले में हम लोग शार्प नीडल भी डालते हैं, व्हाइट वाला में भी डालते हैं। तो कहीं पे अगर व्हाइट का व्यवस्था ना हो तो ब्लू कलर वाला में हम लोग डालते हैं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से जो है मैं बता दूं कि बेस्ट प्लास्टिक मटेरियल गलत, शार्प वाला सही रहेगा इसका आंसर। और एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट येलो वाला में आता है, आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड उद्भवन अवधि पूछ रहा है। उद्भवन अवधि क्या होता है? लक्षण देखने वाला समय जब हो जाता है उसी को उद्भवन अवधि कहते हैं। हेपेटाइटिस बी चूंकि यह एक क्रॉनिक रोग होता है लीवर का, तो यह लंबे समय लेता है लक्षण दिखने में। यह एक इन्फेक्शन वाला संक्रामक रोग है जो 5 से 6 दिन में दिख सकता है, या फिर 1 से 2 दिन लग सकता है, या कुछ महीनों से लेकर 10 से 12 वर्ष तक लगता है, या फिर 60 से 80 दिन लगते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण दिखने में मैं बता दूं 2 से 3 महीने के समय लगते हैं। समझ गए? हेपेटाइटिस बी इतना आसान नहीं होता, लीवर इन्फेक्शन होता है तो यह धीरे 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 जो है आपको दिखाएगा। ठीक है, एक लीवर का रोग है, तो इस हिसाब से आपको एवरेज 60 दिन का समय जो है यह आपको लेता है इंक्यूबेशन पीरियड में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18 है, हमारे देश में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन की शुरुआत कब की गई। माय डियर, मैं बता दूं हमारे देश के बारे में पूछ रहा है, तो 1965, 1970, 1989, 1978। माय डियर, इसको हम लोग ईपीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपीआई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। हो सकता है इस पर फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो ध्यान में रखिएगा। तो इस विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम होता है, तो यह कब हमारे देश में शुरू हुई? यह 1978 में, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है 19, निम्न में से रोगाणुजनित रोग का एग्जाम्पल है। रोगाणुजनित मतलब जो वैसा रोग जो किसी न किसी सूक्ष्म जीव से हो उसे रोगाणुजनित रोग कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो क्या मिजल्स होता है? मिजल्स संक्रामक रोग है, क्या वह रोगाणुजनित है? बिल्कुल है। रीनल फेलुअर, क्या किडनी का फेल होना यह किसी सूक्ष्म जीव से होता है? तो नहीं, गलत। स्कर्वी रोग सूक्ष्म जीव से होता है? नहीं, गलत। हीमोफीलिया क्या सूक्ष्म जीव से होता है? नहीं, गलत। तो ये तो ब्लड का है। ठीक है, ब्लड का रोग है हीमोफीलिया। स्कर्वी आप लोग को पता है कि यह विटामिन सी की कमी से होता है। समझ गए? तो ये सब है। बाकी रीनल फेलुअर यह तो किडनी की समस्या है। तो मैंने बता दिया, ऑप्शन ए सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन माय डियर है, अपगार स्कोरिंग सिस्टम में कुल कितने लक्षण को एक्सेस मतलब आकलन किए जाते हैं। तो आपको पता होगा अपगार जो होता है, यह अपगार जो है, ए अपगार जो लिखा है इसमें जितना वर्ड है यह सब जो है आपके उसी के फुल फॉर्म जो है बनते हैं। और यह अपगार जो है यही 5 वर्ड 5 चीज़ों को एक्सेस करता है। 3, 4, 5, 6, ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। कुल इसमें 10 जो है 10 जो है आपको मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर एसेस करते हैं किसी बच्चे का तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 अंक मिल सकते हैं, और कम से कम 0 अंक रहता है। ठीक है, इसमें 0, 1 और 2 यही 3 अंक का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 21 है, प्रेगनेंसी के दौरान महिला में कार्डियक आउटपुट प्रायः क्या होता है। जब महिला के अंदर प्रेगनेंसी होता है तो उसका कार्डियक आउटपुट जो है बढ़ता है, घटता है, या फिर नॉर्मल रहता है।
तो घटता है बढ़ता है कुछ नहीं होता है, कुछ बढ़ता है कुछ घटता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कार्डियक आउटपुट जब प्रेगनेंसी में महिला होती है तो कार्डियक आउटपुट में देखिएगा जो महिला होती है वह बहुत जल्दी जो है उसका क्या होगा कि दिल धड़कता रहता है तेज़ी से, यानी कार्डियक आउटपुट उसका जो है क्या होता है बढ़ा हुआ होता है। समझ गए। आगे है 22 नंबर, प्रेगनेंसी के दौरान महिला में रक्त आयतन क्या होता है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला को ब्लड सप्लाई बच्चे को भी जो है होता है महिला से ही अम्बिलिकल कोड के माध्यम से। तो जब उस दौरान अगर ब्लड की मात्रा वॉल्यूम अगर नहीं बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा महिला को और बच्चे को भी, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा रहता है, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ा रहता है, इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। तो राइट आंसर क्या होगा आपको पता हो गया होगा, कमेंट कर दीजिए। 23 नंबर का है कि निम्न में से गर्भ अवस्था के दौरान पाए जाने वाले चिन्ह नहीं है। क्या पूछ रहा है, वैसा चिन्ह जो गर्भ अवस्था में नहीं पाया जाता है बताइए। मैकबर्नी का चिन्ह, जैकमियर का चिन्ह, रोनाल्डो का चिन्ह, ए और सी दोनों। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिएगा यहाँ पे आप, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो मैकबर्नी का चिन्ह है, जैकमुअर का चिन्ह है, ये आपको होते हैं। तो यहाँ पे ए बी होगा, समझ गए, ए बी होगा। बाकी यहाँ पे रोनाल्डो का चिन्ह नहीं होता है, रोनाल्डो का चिन्ह जो है गर्भ अवस्था में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आगे है 24, फीटल स्कल में पाए जाने वाले जो है फ्रंटल सूचर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग से एक आज क्वेश्चन है कि फ्रंटल सूचल जो पाया जाता है फीटल स्कल में किन बोन के बीच में पाया जाता है, किन हड्डियों के बीच में। तो ये तो मैं अभी बताऊंगा कि फीटल स्कल की ऑक्सीपिटल तथा 2 पैराइटल बोन के बीच, क्या ये सही है कि एक ऑक्सीपिटल और 2 पैराइटल के बीच में जो है यह फ्रंटल पाया जाता है, क्या ये सही है। दूसरा है फ्रंटल तथा पेराइटल बोन के बीच में क्या ये फ्रंटल सूचल होता है। तीसरा है 2 फ्रंटल बोन के बीच में ये फ्रंटल सूचर होता है क्या, फिर 2 पेराइटल के बीच में जो है यह फ्रंटल होता है। सबसे पहले समझिए सूचर जो होता है यह खोपड़ी में जो दरार होता है और उन दरारों में जो ज्वाइंट होते हैं उन्हीं को हम लोग सूचर बोलते हैं। ओके, फ्रंटल मतलब होता है सामने वाला, तो सामने वाला जो सूचर होता है वह दोनों फ्रंटल बोन के बीच में ही होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सामने वाला जो हड्डी होता है खोपड़ी का, उसमें जो ज्वाइंट होता है वही फ्रंटल सूचर होता है। तो दोनों फ्रंटल बोन्स के बीच में फ्रंटल सूचर होते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ मैं एक चीज़ आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि फ्रंटल सूचर्स का अलग दूसरा नाम क्या है, कमेंट कीजिए आप लोग। हो सकता है एग्जाम में फ्रंटल सूचर न देकर वो दूसरा नाम दे दे, तो आप लोग कहिएगा कि फिर हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं, पार्टोग्राफ में मैटरनल बीपी की प्लॉटिंग की जाती है। मतलब पार्टोग्राफ में जो मैटरनल माता का जो ब्लड प्रेशर होता है वह प्लॉटिंग की जाती है। कब कब प्लॉटिंग की जाती है, कितने समय के अंतराल पर, हर 30 मिनट के अंतराल पर, हर 2 मिनट के 2 घंटे के अंतराल पर, हर 4 घंटे के अंतराल पर, हर 1 घंटे के अंतराल पर। तो जो बीपी होता है ना, बीपी जो प्लॉट किया जाता है पार्टोग्राफ में, आप लोग जानते हैं पार्टोग्राफ क्या है, पढ़े होंगे तो ज़रूर जानते हैं। तो पार्टोग्राफ में जो बीपी का मॉनिटरिंग किया जाता है, पार्टोग्राफ का इस्तेमाल लेबर के समय किया जाता है। यह एक आरेखीय ग्राफ होता है बना हुआ, जिस पर जो है सभी चीज़ें जो है एक्सेस की जाती है लेबर के समय आकलन के लिए कि लेबर किस स्थिति में है। ओके, तो पार्टोग्राफ जो मॉनिटरिंग की जाती है उस समय बीपी जो प्लॉट किया जाता है यह प्रत्येक 4 घंटे के इंटरवल पर की जाती है। ओके, रही बात कि हर 2 घंटे के अंतराल पर टेम्परेचर जो है आपको प्लॉट किया जाता है, तो ये भी पूछ सकता है। चाहे 2 घंटे पूछे तो टेम्परेचर, बीपी पूछे तो 4 घंटे। ठीक है, और हर 30 मिनट पर नाड़ी जो दर होता है, नाड़ी दर को जो है प्लॉट की जाती है, एक्सेस की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के बारे में पूछ रहा है, कब मनाते हैं। 8 मई, 21 मार्च, जो है 12 अक्टूबर और 14 नवंबर। देखिए आपके एग्ज़ाम होंगे ना, उस एग्ज़ाम में 1 से 2 जो है हेल्थ से रिलेटेड जो है डे जरूर पूछे जाएंगे, कोई भी। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। और आप बताइए
कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाते हैं, ये सब सिलेबस के अंदर है। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो सेलिब्रेट करते हैं वह करते हैं 8 मई को। ओके, 8 मई ध्यान में रखिएगा। आगे है 27 नंबर, वर्ल्ड डाउन डे सिंड्रोम कब सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड डाउन, ठीक है ना, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम, यहाँ पे सिंड्रोम होगा, यह कब जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मई, 21 मार्च, 12 अक्टूबर या 14 नवंबर। मैं बता दूं राइट आंसर अपना वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये सब VVI है। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मई, 21 मार्च, 12 अक्टूबर, 14 नवंबर। मैं बता दूं कि वर्ल्ड अर्थराइटिस डे हर साल 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, ऑप्शन सी। आगे है 29 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, निम्न में से कौन सी हेल्थ कमेटी स्वास्थ्य समिति का गठन 1959 में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 1959 में किस समिति का गठन किया गया था। करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, मुलालियर कमेटी और भोर कमेटी। ये डे वाला और ये जो कमेटी वाला है एक कम्युनिटी हेल्थ में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो हेल्थ कमेटी जो 1959 में जो आपको बनी, वह हेल्थ कमेटी का जो नाम था वह ऑप्शन नंबर सी मुदालियर कमेटी, ऑप्शन नंबर सी मुदालियर कमेटी। ओके, 30 नंबर का और बेजोर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हेल्थ कमेटी का अन्य नाम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी है। बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति किस हेल्थ कमेटी के दूसरा नाम है। तो राइट आंसर जो अपना होने वाला है करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, मुदालियर कमेटी, भोर कमेटी। तो माय डियर भोर कमेटी जो है यह अपना क्या है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। दिमाग में बैठा लीजिए कि डेवलपमेंट कमेटी का बात करेगा तो वह भोर कमेटी होगा, डेवलपमेंट कमेटी। ओके, तो ये अपना 30 क्वेश्चन आज मैंने आप सभी को करा दिया। एक टास्क मैं आप सभी को देता हूं और ये जवाब आपको कमेंट में देना है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ दिवस यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, आप लोग को कमेंट करके बताना है। जो लोग अभी तक इसे देख रहे होंगे लास्ट तक, वो लोग जरूर क्वेश्चन को देखे होंगे और ज़रूर उम्मीद है कि आप जो है आंसर जरूर इसका करेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, बाकी आप लोग को यह सीरीज कैसा लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, अपनी फीडबैक आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। बाकी आप लोग के लिए मेहनत जारी है, कंटिन्यू जारी भी रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।